जी कुर्तुलैन। जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके थैंक यू। क्लोज करो। अच्छा जी, कल का जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें किसी का कोई इशू है, कोई मसला है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। जी अहमद, क्या नाम है? हैं? एजाज, मोहम्मद एजाज, जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सर क्वेश्चन नंबर सर 3 में सर उसने सर 7,000 को लिया सर, वो किस तरह लिया सर, उसकी समझ नहीं लगी सर। एग्जाम्पल 3 में जी सर। पीछे जाओ, इसकी बात कर रहे हैं। जी सर। ओके। X Limited wins a 5-year contract to provide a service to a customer. The contract is renewable for subsequent one period. The average customer term is 7 years. हाँ, 7 इसलिए लिया है कि वो ये कह रहा है कि जो आमतौर पर कस्टमर जो हैं वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मजीद एक एक साल के लिए वो रिन्यू कर लेते हैं। ये जो उसकी एवरेज कस्टमरी प्रैक्टिस है वो ये है कि 7 ईयर एवरेज कस्टमर टर्म जो है वो 7 ईयर है, इस वजह से उसने 7 लिया। ठीक है। जी सर। सर हमने सर कॉन्ट्रैक्ट पे फॉलो नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट को सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये उस हमने सर्विस देनी है वो। आज अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मैंने आज एस्टिमेट करना है कि मैं ये सर्विस कितने सालों तक दूंगा, लिहाजा मैं अपनी कॉस्ट को उतने सालों के ऊपर अमोर्टाइज करूंगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करता रहूंगा, क्योंकि वो जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है वो जब एक्सटेंड होगा कॉस्ट तो सारी लग चुकी हुई होगी। ठीक है, तो मैं उस वक्त उसे कॉस्ट कौन सी एलोकेट करूंगा? रेवेन्यू तो मैं 7वें साल में ले लूंगा, लेकिन मैं उसकी कॉस्ट क्या लूंगा? इसलिए आज ही उसको जो है ना परसीव करते हैं कि ये कितने साल के लिए रिन्यू होगा, तो हम अपनी टोटल कॉस्ट को उतने सालों के ऊपर डिसवर्स कर देते हैं, अमोर्टाइज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है सर, जाकर सर, शुक्रिया सर। जी, कौन है जी? मोमिना, क्या है? जी मोमिना। सर मैंने आपसे थ्योरी में से क्वेश्चन पूछना है जी कि अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की थ्योरी में से लास्ट पैराग्राफ है ये मुझे समझ। पीछे जाओ जी, बहुत शोर है आपके माइक में, पीछे जाओ। 1 मिनट। अमोर्टाइजेशन, आगे यहाँ पर इसको बोर्ड करो। An impairment loss must be recognized in the profit or loss to the extent लास्ट इस पैराग्राफ लास्ट आगे चलो, लास्ट लाइन। when impairment हाँ conditions जी, when the impairment conditions no longer exist or have improved or a reversal of impairment loss is recognized। ठीक है, कहते हैं जब वो इम्पेयरमेंट कंडीशन ना रहे, हम समझते हैं कि हमें फ्यूचर में वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, पहले हमने लगा कि वो कॉस्ट रिकवर नहीं होनी, तो उसकी एक फिगर कैलकुलेट की और हमने उस कैलकुलेशन कैसे करनी वो सीखा, तो हमने उसे लॉस रिकॉर्ड किया। अब वो कह रहा है जी अगले साल हमें ये लग रहा है कि वो जो कंडीशंस थी जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इम्पेयरमेंट कंडीशन नो मोर एग्जिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देंगे। दिस विल reinstate the asset, but the increased carrying amount of the asset must not exceed the amount that would have been determined net of amortization if no impairment loss had been recognized previously। कहता है कि जी ये रिवर्स कर लेंगे, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो एसेट की वैल्यू जो आएगी वो एक खास अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कहता है जी उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कहते कि ये मैं पिछले साल इम्पेयर ना करता। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हम नहीं देते कि जी अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती। उसी तरह हमने देखना है कि पिछले साल अगर हम इम्पेयरमेंट ना करते तो फिर ये एसेट इस वक्त कितने कितने का होता। तो मैंने इस वक्त अगर इम्पेयरमेंट के बगैर, पिछले साल इम्पेयरमेंट कंसिडर किए बगैर एसेट की जो वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा रिवर्सल नहीं हो सकती, यानी मेरी रिवर्सल उससे ज्यादा नहीं हो सकती कि मेरी एसेट की वैल्यू
उस वैल्यू से ज्यादा हो जाए जो अगर एसेट पिछले साल इंपेयर ना किया जाता तो उसकी आज वैल्यू होती। ठीक है, थैंक यू सर। क्लोज कर। अच्छा जी, आज हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करनी है। ज़ाहिर है जब इसकी रिकग्निशन का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है, रूटीन से थोड़ा सा हटके है, कॉस्ट का, एसेट का, तो उसकी प्रेजेंटेशन में भी कुछ चीजें तवज्जो तलब हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, के कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम उसको, जाहिर है हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लगी हुई है जिसे हम एसेट कह रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। इन ऑर्डर टू डू दिस इट एक्सप्लेन्स the double entries that might result from the recognition of revenue. The double entry depends on the circumstances. An unconditional right to consideration is presented as receivable. ये बड़ी तवज्जो तलब यहाँ पर बातें एक दो होनी है, इसका जरा ख्याल रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। An unconditional right to consideration is presented as receivable. कि जब आपका राइट अनकंडीशनल एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसे हम रिसीवेबल कहेंगे। ठीक है, अनकंडीशनल राइट का मतलब क्या है? अनकंडीशनल राइट का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मसलन किसी कस्टमर ने मुझे एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, मैंने वो चीज बना के उसे दे दी, ठीक है, लेकिन मेरा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि 10 दिनों में वो चीज वापस कर सकता है, 10 दिनों में वो चीज वापस कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक कंडीशन लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन लग गई है। अब जब तक वो 10 दिन नहीं गुजरते मैं उसे अपना रिसीवेबल नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि 10 दिन गुजरने के बाद राइट टू रिसीव अनकंडीशनल होगा, उससे पहले राइट टू रिसीव जो है वो कंडीशनल है। एन अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन इज प्रेजेंटेड एज रिसीवेबल। याद क्या रखना है? अनकंडीशनल राइट होगा तो वो रिसीवेबल शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। इनकम तो क्रेडिट कर लेंगे ना जिस वक्त हम कंट्रोल डिलीवर करेंगे उसको। ठीक है, अब इससे हटके क्या हो सकता है? जब मैंने प्रोडक्ट का कंट्रोल उन्हें डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो क्या उस वक्त कोई एंट्री नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर कैश फॉर एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू बी पेड कंसिडरेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहते हैं जी अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दी है और उसके बदले में उसने आपको कैश दिया है या उसने आपसे उधार कर लिया है, तो ये इसकी रिकग्निशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिंपली कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे या कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। लेकिन मसला क्या आएगा ये देखें, ये वो कहते हैं जी कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, जितना कैश आ गया वो कैश डेबिट हो जाएगा, जितना अभी पैसे रहते हैं वो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अगर सारे आ गए हैं तो सारा कैश डेबिट हो गए, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अगर सारा रिसीवेबल है तो सारा इस तरह उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखें, एक हर चीज को उसने एक छोटी छोटी इलस्ट्रेशन से अनकंडीशनल राइट की को एक्सप्लेन किया हुआ है। द क्वेश्चन ऑन 1 जनवरी 2008 X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for 1000, यानी A और B उसने दोनों 1000 रुपए की बेची हैं। प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी। प्रोडक्ट ए को हमने 28 फरवरी को डिलीवर करना है। प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। प्रोडक्ट बी जो है 31 मार्च को डिलीवर करनी है। अब अगर कोई कंडीशन नहीं है तो जिस दिन प्रोडक्ट ए डिलीवर करेंगे उस दिन उसका रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे, जिस दिन प्रोडक्ट बी डिलीवर करेंगे उस दिन उसका रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे। और हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होगा एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का, यानी 1000 का। इसको ए और बी में हम डिवाइड करके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कहता है ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और इनकी प्राइस अलहदा अलहदा डिटरमिन की जा सकती है। ₹400 is allocated to product A, ₹600 is allocated to product B। ये allocation उसने की हुई है। हमारा यहाँ पर इशू क्या है कि उसे recognize कैसे करना है। X Limited recognizes revenue and recognizes its unconditional right to the consideration
व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाई, कि जब हर प्रोडक्ट का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है तो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा काम है कि मैं एक एंट्री 28 तारीख को कर दूंगा रिसीवेबल टू रेवेन्यू 400 से, और एक एंट्री जो है वो मैं 31 मार्च को कर दूंगा रिसीवेबल टू रेवेन्यू 600 से। चलो ये देख लें, रिसीवेबल टू रेवेन्यू 400, रिसीवेबल 600। आगे चलते हैं। इन अदर केसेस अ कंट्रोल इज प्रेजेंटेड एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कहता है जी, sorry, in other cases a contract is presented as contract asset or a contract liability depending on the relationship between the entity's performance and customers payment। कहते हैं जी, अब अगर ऐसा नहीं है कि कंट्रोल उसी दिन अनकंडीशनल राइट उस दिन स्टैब्लिश हो जाता है जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होता है। कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, इन अदर फिर क्या करेंगे हम। कहता है जी फिर जो कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट, तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे। देखिए प्रोडक्ट तो चली गई, ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल हमने उसे नहीं दिया, या कोई कंडीशन लगी हुई है, वो कंडीशन अभी फ्यूचर में पूरी होनी है, प्रोडक्ट चलेगी, कंट्रोल दे दिया, लेकिन कंट्रोल अनकंडीशनल नहीं था, कोई कंडीशन थी, अनकंडीशनल था, फिर तो ऊपर वाली एंट्रीज कर दी ना रिसीवेबल टू रेवेन्यू। फिर क्या करेंगे जी, जरा अब ये इस स्टैंडर्ड के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट जो है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको बेसिकली आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अब अगर एक कंडीशन लगी हुई है तो जिस दिन आप प्रोडक्ट का कंट्रोल देंगे तो राइट टू रिसीव अनकंडीशनल नहीं है, तो आपने प्रोडक्ट का कंट्रोल तो दिया ना, रेवेन्यू उस दिन रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन का तो अभी पीछे यही पढ़ के आए हैं कि व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द पार्टी, तो मैं रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। मैं डेबिट किससे करूंगा, रिसीवल रिसीवल नहीं कर सकता, क्योंकि राइट कंडीशनल है, राइट अनकंडीशनल नहीं है। जब तक राइट अनकंडीशनल नहीं होता तो उस वक्त तक मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट एक नया अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, मैं उसे डेबिट कर दूंगा। एंट्री क्या होगी, contract asset to revenue when control of product is transferred, but right to receive is not established because there exists some condition, ठीक है, and the date when that condition fulfills, यानी कि the right to receive becomes unconditional on that date, we will pass another journal entry। वो एंट्री क्या होगी, आज हम रिसीवेबल बुक करेंगे जब वो राइट अनकंडीशनल हो गया, वो एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आर्जी तौर पर खोला था वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो नेट एंट्री यानी पहली एंट्री क्या हुई, ये देखिएगा, मैं यहाँ शीट निकालो, ये देखें, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, with unconditional right to receive, ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, रिसीवेबल टू रेवेन्यू, दैट्स ऑल, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड विद कंडीशनल राइट टू रिसीव। कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो अभी फ्यूचर में पूरी होनी है, लेकिन प्रोडक्ट आज डिलीवर कर दी, ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है ना, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्हेन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश्ड, क्या एंट्री करेंगे, रिसीवेबल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है जी। ये रिसीवेबल
ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट सॉरी यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है। और नेट एंट्री क्या हुई, रिसीवेबल टू रेवेन्यू, वही एंट्री जो कि जब अनकंडीशनल राइट जो है वो उसके ऊपर आप कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। क्लियर होनी चाहिए ये बात। चलो जी ऊपर करो जी थोड़ा सा। अच्छा, a supplier might transfer goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due. In this case, the contract is presented as contract asset, excluding any amount presented as receivable. जितना हमने जितनी अमाउंट का अनकंडीशनल राइट स्टैब्लिश हो गया वो तो हमने रिसीवेबल ट्रीट कर लिया, लेकिन जो अमाउंट हमने अभी प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दी है लेकिन राइट टू रिसीव स्टैब्लिश नहीं हुआ, वो जो अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहेंगे। A contract asset is a supplier's right to consideration. सप्लायर का राइट टू कंसिडरेशन है, राइट टू रिसीव जिसे मैं कह रहा हूँ, इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट इट हैज ट्रांसफर टू ए कस्टमर, जो वो कस्टमर को ट्रांसफर कर चुका है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज reclassified as receivable when the supplier's right to consideration become unconditional. जब सप्लायर का राइट टू रिसीव, वो तीसरी एंट्री जो मैंने की है, राइट टू रिसीव जो है वो अनकंडीशनल हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म हो जाएगा और वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलो ये देखिएगा जरा, एक एग्जांपल है। On 1st January 2008, X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for rupees 1000. Product A is to be delivered on 28 फरवरी, प्रोडक्ट B is to be delivered on 31 मार्च। ये पिछले एग्जांपल वाला है डाटा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। तो प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट A and B are identified as separate obligation. रुपीज 400 इज एलोकेटेड टू A और 600 टू B, ये भी सेम है, ठीक है। पिछले एग्जांपल वाला डाटा ये भी सेम है और ये भी सेम है। यहाँ आके देखिएगा जरा, कंडीशन लगाने लगा वो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल ऑफ द ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाई लिमिटेड। Payment for the delivery of product A is conditional on the delivery of product B. ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, राइट टू रिसीव के ऊपर। पेमेंट ऑफ फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट A is conditional on the delivery of product B. कहता है जी हमें A प्रोडक्ट की पेमेंट तब ड्यू होगी हमारी जब हम प्रोडक्ट B डिलीवर करेंगे, लेकिन मैं प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B से पहले डिलीवर कर रहा हूं, तो जिस दिन मैं प्रोडक्ट ए डिलीवर कर रहा हूँ उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा, उस दिन मैं एंट्री करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू, ठीक है। उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू। ये देखिए 28 फरवरी को ये एंट्री हो रही है, ठीक है। और फिर जिस दिन मैं प्रोडक्ट ऑफ कोर्स उस दिन जिस दिन प्रोडक्ट बी डिलीवर करूंगा, और वो डेट क्या है 31 मार्च। अब 31 मार्च को दो एंट्रीज होंगी। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ये खत्म होकर रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा। अगले पेज पे चलो, ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ये उसने कंपाउंड एंट्री कर दी। और जो प्रोडक्ट बी थी उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, लिहाजा वो जिस दिन डिलीवर हुई है उसी दिन राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया, लिहाजा उसका रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये एक्चुअली रिसीवेबल क्या है 601 है जो कि प्रोडक्ट ए का कंडीशनल था, अब अनकंडीशनल हुआ, और 401 है जो कि है ही अनकंडीशनल। लिहाजा दो एंट्रीज करनी है तो दो कर लें। प्रोडक्ट ए के लिए रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट 600 से और 400 से, और प्रोडक्ट बी के लिए रिसीवेबल टू रेवेन्यू कितने से, 600 से, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। क्यों जी, समझ आ गई है? बताएं जरा हैंड रेज करके, मुझे हैंड रेज करें, शाबाश। समझ आइए इस बात की? कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, वेरी गुड, ठीक है जी, लोड करो। अच्छा, अब आ जाए जरा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के ऊपर। अगेन ये कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है और पेमेंट की जो टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Contract might require payment in advance or allow the supplier a right to an amount of the consideration that is unconditional receivable before it transfer goods or services to the। यार ये जो advances from
कस्टमर नहीं है उसे वो कह रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगी कि आपने एडवांस ले लिया, अनकंडीशनल एडवांस ले लिया कि जी आप इतने पैसे देंगे और हम फलां डेट को आपको प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंट्री होगी कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि आज मुझे कैश आ रहा है तो मुझे कुछ रिकॉग्नाइज तो करना है ना। शक्कर को बुलाना। इन दीज केसेस द सप्लायर प्रेजेंट्स द शाकर को बुलाओ, इसको चलता रहना, सॉरी। In these cases, the supplier presents the contract as contract liability when the payment is made or the payment is due, whichever is earlier. ये तो बात समझ आ रही कि जब पेमेंट हमें कर दी जाएगी और हमने फ्यूचर में प्रोडक्ट डिलीवर करनी है तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ये जो वो बात कर रहा है व्हेन पेमेंट इज मेड, ये तो बात समझ आ गई हमें, ठीक है। आगे उसने एक और बात लिखी हुई है ये वाली, और द पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट पहले हो गई है, चप्पल, अगर पेमेंट पहले हो गई है तो पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर पेमेंट ड्यू पहले हो गई है, अभी रिसीव नहीं हुई, तो फिर भी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। सर ये क्या स्टोरी हुई, यदि आपने प्रोडक्ट अभी डिलीवर नहीं की तो एडवांस भी नहीं मिला, एडवांस जब मिलेगा कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, उसे बुक कर लेंगे। लेकिन ये क्या स्टोरी हुई, सॉरी जी, लेकिन ये क्या स्टोरी हुई, पेमेंट इज ड्यू। इसका मतलब है कि अगर आपके कस्टमर ने आपसे वादा किया है कि जी मैं आपको 1 जनवरी को एडवांस पेमेंट करूंगा, आप मुझे 15 जनवरी को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अब कस्टमर से जो पेमेंट ड्यू हो गई है वो 1 जनवरी को होगी। अब एक आ गई पेमेंट ड्यू डेट, कस्टमर ने 7 जनवरी को पेमेंट की, एक आ गई पेमेंट डेट, 15 जनवरी को आपने गुड्स डिलीवर कर दी, एक आ गई गुड्स की डिलीवरी डेट। ये जो कॉन्सेप्ट है इस IFRS का, वो कहता है कि वो जो 1 जनवरी को अभी आपने प्रोडक्ट नहीं दी, लेकिन अगले बंदे ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो आपको 1 जनवरी को एडवांस देगा और उसने नहीं दिया, तो फिर भी आपने एक एंट्री करनी। जिस दिन एडवांस दिया उस दिन तो करेंगे ही, लेकिन अगर वो ड्यू पहले हो गई है, मतलब कहा कॉन्ट्रैक्ट ने दिया था 1 जनवरी को मैंने पेमेंट आपने मुझे देनी थी, आप मेरे कस्टमर हैं, तो मैंने 1 जनवरी को एक एंट्री करनी है भले पेमेंट नहीं भी आई, ठीक है। क्या एंट्री करनी है जरा देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी is a supplier's obligation to transfer goods or services to customer for which it has received consideration. An amount of consideration is due. या रिसीव कर लें या कंसिडरेशन ड्यू हो जाए तब भी वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ये क्या बात है, बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन उस लायबिलिटी के अगेंस्ट कोई एसेट भी तो स्टैंड होगा फ्रॉम द कस्टमर। या रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर कर लेंगे तब भी लायबिलिटी है, और ड्यू फ्रॉम द कस्टमर कर लेंगे तब भी लायबिलिटी। आगे चलो जी, ये देखें अब ये क्वेश्चन जरा तवज्जो से, ये पेपरों का क्वेश्चन है। On 1 January 2008, X Limited enters into a contract to transfer product A and product B to Y Limited in exchange for ₹1,000. X Limited can invoice this full amount on 31st January. X Limited can invoice this full amount on 31st January. 31 जनवरी को वो इनवाइस कर सकता है, प्रोडक्ट कब डिलीवर करेंगे उससे कता नजर, ठीक है। प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, ये देखें, प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बना के देनी है, एक मैं आपको डिलीवर करूंगा 28 फरवरी को, एक आपको डिलीवर करूंगा 31 मार्च को। एक की कीमत
इतनी है, एक की कीमत 400, एक की कीमत 600 है, लेकिन मैं आपसे एडवांस लूंगा। और एडवांस कब लूंगा? मुझे इख्तियार दिया गया है कि मैं 31 जनवरी को आपको एडवांस की इनवाइस कर, ठीक है, 31 जनवरी को आपको एडवांस की इनवाइस कर। मैंने काम अभी कोई नहीं किया, काम मैंने फ्यूचर में करना है, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे राइट दिया गया कि मैं 31 जनवरी को आपसे पैसे ले सकता हूं, लिहाजा मैं उस दिन इनवाइस कर सकता हूं, ठीक है। ओके, द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लिहाजा इनका रेवेन्यू अलग-अलग रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाइल, और जाहिर है जब प्रोडक्ट रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन प्रोडक्ट का कंट्रोल ट्रांसफर करना है, ख्याल रहे। अब मैं सबसे पहले एंट्री कब करूंगा? 31 जनवरी को। मैं अभी सितारा के लिए एक काम कर रहा हूं, वो काम मैंने आने वाले 2-3 सालों में करना है, लेकिन मेरा उनसे तय हुआ है कि वो मुझे इतनी अमाउंट जो है वो एडवांस देंगे, ठीक है। तो मेरा राइट था कि मैं 15 अप्रैल को उनको इनवाइस कर दूं, मैंने इनवाइस कर दी है, पैसे भी नहीं आए, ठीक है। तो मैंने 15 अप्रैल को जिस दिन इनवाइस की है, मैंने अपनी बुक्स में एक एंट्री डाल दी। क्या वो रिसीवेबल की इनवाइस है? नहीं। जरा देखिएगा क्या एंट्री होनी है। वो कहता है एंट्री ये करेंगे, रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। वो रेवेन्यू मतलब ये मेरा कंडीशनल राइट सिर्फ वो रिसीवेबल टू रेवेन्यू की एंट्री नहीं है, जो अभी मैं कह रहा हूं कि क्या वो मेरी रिसीवेबल की एंट्री है कि मैंने कोई काम कर दिया? नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। किस चीज का? रिसीवेबल का, मुझे लेने का राइट मेरा 15 अप्रैल को एस्टेब्लिश हो गया। दे आर बाउंड टू पे मी ऑन 15 अप्रैल। अगर वो 15 अप्रैल को मुझे पे कर देते तो विच एवर इज अर्लियर, 15 अप्रैल को पेमेंट ही आ जाती। तो मैंने एंट्री क्या करनी थी? कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी तो इसलिए है कि मैंने काम करना है। अब पैसे भी नहीं आए, लेकिन मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, 31 जनवरी को। तो मैं 31 जनवरी को एक एंट्री क्या करूंगा? ये वाली एंट्री करूंगा। ये जो एंट्री मैंने यहां पर लिखी हुई है, क्या एंट्री करूंगा? अल्टीमेटली इस एंट्री को हम, ये वाली एंट्री, ये इस IFRS के मुताबिक एक नई एंट्री थी जो अकाउंटिंग में पहले नहीं हुआ करती थी। जरा तवज्जो करें, एक्चुअली एंट्री क्या हुई है? रिसीवेबल टू पेएबल, ऐसे ही है। पेएबल मीन लायबिलिटी, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जब कहते हैं तो उसके मखसूस मीनिंग होते हैं, वो पेएबल नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट पेएबल या सर्विस पेएबल ऐसे कह लें, या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी डिलीवर्ड ऐसे कह लें, ठीक है। तो ये कभी ऐसे एंट्री नहीं होती थी कि यार एक चीज मेरी ऑब्लिगेशन है, वो मेरा एसेट कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ ऐसे है कि वो मेरा मेरा एसेट इसलिए है कि मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, और वो मेरी ऑब्लिगेशन इसलिए है कि उसके अगेंस्ट मैंने अभी क्या करना है? मैंने फ्यूचर में प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। लिहाजा मैं पहली एंट्री क्या करूंगा? रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। दूसरी एंट्री 28 फरवरी को क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नील करूंगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। अब पैसे मुझे जिस दिन आएंगे वो एक सिंपल एंट्री है, वो उसने नहीं बताया हुआ कि मुझे पेमेंट एक्चुअली आई किस दिन है। इस एंट्री के बाद 31 जनवरी के बाद जिस दिन भी पैसे आएंगे उस दिन एंट्री ये हो जाएगी फिर कैश टू रिसीवेबल, ऐसे ही है ये। 31 जनवरी को इनवाइस किया तो राइट एस्टेब्लिश हो गया, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 15 फरवरी को अगर पैसे आ गए तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू रिसीवेबल, ये रिसीवेबल नील हो गया, यानी अब कैश आ गया लेकिन वो मेरी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी नील कैसे होगी? कुछ लायबिलिटी नील होगी 28 फरवरी को जब मैं एक प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा ए, और कुछ ये नील होगी 31 मार्च को जब मैं प्रोडक्ट बी डिलीवर करूंगा, ठीक है जी। ये भी समझ आनी चाहिए, पेपर्स का क्वेश्चन है। आगे चलें। लो जी, अब हम आगे हैं एग्जामिनेबल एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो आपके पेपर में आनी है। यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है चैप्टर, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आगे छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इसके अंदर आनी है। कहते जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जामिनेबल एग्जाम्पल्स इन स्टडी टेक्स्ट।
एग्जाम्पल ऑफ IFRS 15 एज पर इंटरनेशनल, कि वो एग्जाम्पल जो IFRS 15 के अंदर दी हुई हैं वो भी वो एग्जाम में पूछ सकता है, और अदर एग्जाम्पल जो कि IFRS 15 की गाइडलाइन के मुताबिक क्वेश्चन बनाए गए हैं, बना के दिए जा सकते हैं अदर देन IFRS। कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो IFRS के अंदर दी हुई हैं एज इट इज, वो पेपर में पूछ सकता है, और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्हें हम अदर एग्जाम्पल्स कहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। वो पीछे जाओ जरा, वो कहता है कि जी लर्निंग आउटकम आउट ऑफ द सेट एग्जाम्पल्स द फॉलोइंग आर द रेलेवेंट टू द लर्निंग आउटकम ऑफ कैफ 5। ठीक है, कैफ 5 सिर्फ, बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई हैं IFRS 15 के अंदर, लेकिन कैफ 5 के लेवल के ऊपर जो एग्जाम्पल हमें आनी चाहिए वो IFRS 15 की जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और उनसे उस नॉलेज से रिलेटेड और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी सिलेबस में है। थोड़ा बोल्ड करो यार, बड़ा बारीक लिखा हुआ है ऊपर, थोड़ा नीचे इसको, ऊपर हेडिंग, हेडिंग क्या है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, उसकी कुछ केसेस जो हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। ये लिखा हुआ है ना IE19, ये बेसिकली IFRS 15 के पैराग्राफ्स हैं। ठीक है जी, तो आपने देखा ये 19 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ चीजें आपके सिलेबस में IFRS 15 की एग्जांपल्स हैं, कुछ नहीं है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स के ऊपर अगर मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में मांगी जाती है तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। एन एंट्री प्रोमिसेस टू सेल 120 प्रोडक्ट्स, जरा तवज्जो रखनी है, छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी ऑनलाइन गलत बात होने लगी थी, एक इसके अंदर बड़ी गलत बात लिखी हुई है। वो क्या हुआ है कि हर जगह CU लिखा हुआ है। वो CU जो है ना वो बेसिकली रुपीज है। ठीक है, जैसे ये फिगर एक लिखी हुई है, ये देखें, ये CU2, 850, ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई और बात लिखी हुई है, ये कोई और बात लिखी हुई है। एक्चुअली ये क्या है, जहां भी CU लिखा होगा उसका मतलब रुपीज लिख लें, रुपीज 2850, ये 2850 रुपीज है, ये वैल्यू दी हुई है। CU मीन करेंसी यूनिट, CU स्टैंड फॉर करेंसी यूनिट, पाउंड, डॉलर, स्टर्लिंग, व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको CU हर जगह पे है। बेशक ये पूरा चैप्टर करने से पहले, ये एग्जामिनेबल जो सप्लीमेंट है इसको करने से पहले सारी जगह CU को RS कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ी सी इससे उलझन होती है, पता नहीं आपको होती होगी कि नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, एन एंटी प्रॉमिस टू सेल 120 प्रोडक्ट टू ए कस्टमर फॉर रुपीज 12,000। ठीक है, ये देखें, ये CU 12,000 लिखा हुआ है, फॉर रुपीज 12,000, रुपीज 100 पर प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर टू द कस्टमर ओवर अ 6 मंथ पीरियड ऑफ टाइम, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डिलीवरी होनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मानी ये इकट्ठी एक ही दफा डिलीवर होती है तो कहते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये 6 महीने में डिलीवर होंगी तो क्या कहा जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द एंटी ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट एट ए पॉइंट इन टाइम, वो हर प्रोडक्ट का जो कंट्रोल है, मतलब 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, उस एक प्रोडक्ट के लिए वो पॉइंट इन टाइम बन जाता है, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, वो ओवर द पीरियड बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर द एंटी हैज ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, कहता है जब आप 60 प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर चुके हैं, यानी 50%, 120 टोटल हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई की, द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स के जी हमें 30 यूनिट और दे दें, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट अब 120 जमा 30 150 का हो गया, लेकिन कब हुआ, 60 यूनिट देने के बाद टू द कस्टमर। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 30 यूनिट हैं ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, बाद में ये इनको किया जा रहा है। अब पहला केस क्या हो सकता है, केस ए, एडिशनल प्रोडक्ट फॉर ए प्राइस दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, कि एडिशनल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पीछे भी बताया थ्योरी में, फिर एक दफा समझ लें कि उस कीमत, उस चीज की अपनी कीमत कितनी है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल 29 यूनिट की कीमत कितनी है। अगर वो 150 यूनिट होते हैं तो मुमकिन है 29 यूनिट की कीमत डिफरेंट होती। ऐसा है ना कि मेरे से एक बंदा, हम एक बंदे को चीज बेचते हैं, हम कहते हैं भाई 100 यूनिट लोगे
तो ये 1000 रुपए के हैं, और अगर 120 लोगे तो ये 1100 के हैं, ठीक है, या कुछ राइट कर देते हैं उसके अंदर, उनकी कीमत और हो जाएगी। तो पहला केस ये है कि जी एडिशनल प्रोडक्ट फॉर ए प्राइस दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन, कि वो जो एडिशनल 30 यूनिट है उनकी जो अपनी इंडिविजुअल प्राइस है उसके ऊपर है। ये जो पिछला हमारा रेट बना हुआ है ना 100 पर प्रोडक्ट, ठीक है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। When the contract is modified, the price of the contract modification for additional 30 product is an additional rupees 2850 और rupees 95 पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी 29 यूनिट की प्राइस कितनी होगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय 95, करो जी जरा कितना बनता है, 2850, ये बन गया। कहता है जबकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी प्राइस कितनी थी, 100 थी पर यूनिट, और अब कितनी होगी, ये 95, ठीक है, टोटल उसका इतना बन गया, और ₹95 पर प्रोडक्ट। द प्राइसिंग फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये उनकी स्टैंड अलोन प्राइस है, पीछे जो हुआ उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्राइस of the product at the time of the contract modification, and the additional product are distinct in accordance with para 27 of IR 15 from the original product. Distinct good क्या है, कहता है जिसकी प्राइस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो। डिस्टिंक्ट गुड की पीछे डेफिनेशन पढ़ें, ठीक है, तो उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जिनकी प्राइस अलग से आइडेंटिफाइबल हो। तो ये जगह जगह ये रेफरेंस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि वो डिस्टिंक्ट गुड है क्योंकि उसकी प्राइस उनके उनसे मुख्तलिफ है। डिस्टिंक्ट गुड की उसने डिफरेंट कंडीशन दी हुई है पीछे जहां पढ़ के आए हैं, उसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि उसकी प्राइस डिफरेंट हो। कहता है अब क्या करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद पैरा 20 ऑफ 15 द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फॉर द एडिशनल 30 प्रोडक्ट इज इन इफेक्ट अ न्यू एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट। कहता है उसे हम पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो मॉडिफिकेशन जो है दैट विल बी ट्रीटेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो समझने की बात है, ठीक है। ये वो पैराग्राफ्स हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये जगह जगह इनका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूं कि एज पर IFRS 15 द एडिशनल 30 यूनिट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स दैट डज नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग फॉर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वो इस ये जो 120 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट है इसकी अकाउंटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो वाले 30 यूनिट डिलीवर करने शुरू करेंगे तो जब जैसे जैसे उसको डिलीवर करते जाएंगे, यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर मुकम्मल एंट्रीज नहीं मांगी हुई उसने, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ही आपसे वो डिस्कस करेगा, उसने सिर्फ ये पूछा हुआ है कि क्या वो जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्टिंक्ट गुड है और वो नया कॉन्ट्रैक्ट है या ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये है, तो उसने लिख दिया यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है कि जी future product does not affect the accounting for the existing contract. The entity recognizes revenue of ₹100 per product for 120 product in the original contract and ₹95 per product in 30 products in the new contract. तो दोनों separate contract treat किए जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया अगर हम उसकी 29 यूनिट की प्राइस अलहदा है और वो प्राइस पहले 120 यूनिट की प्राइस को अफेक्ट नहीं करती। एक और केस हो सकता है, वो क्या, केस बी, एडिशनल प्रोडक्ट फॉर प्राइस दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस, कि उनकी प्राइस अलहदा से नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ 29 स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब है सिर्फ 29 की प्राइस नहीं है वो, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, देखिएगा जरा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग the purchase of additional 30 products, the parties initially agreed on a price of ₹100 per product. However, the customer discovers that the initial 60 product transferred to the customer contained minor defects that were unique to these delivered products, कि वो जो 60 यूनिट दे चुका है उनके अंदर कोई डिफेक्ट आया और वो सिर्फ यूनिक है और उन्हीं 60 प्रोडक्ट के अंदर है, बाकियों में नहीं है। यूनिक का मतलब ये है, the entity promises a partial credit of ₹15 per product to compensate the customer for the poor quality of those products, ठीक है। अब जो एंटिटी है जिसने चीज बेची है उसने एडमिट कर लिया कि उसके अंदर फॉल्ट है, लेकिन हम जो चीज आपको 100 रुपए की बेच चुके हैं, हम 15 रुपए आपको कंपनसेट करेंगे फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट,
the entity and the customer agree to incorporate the credit of रुपीज 900। 900 कैसे बना? 60 यूनिट डिलीवर कर चुके हैं, हर एक के अंदर 15 रुपए का कंपनसेशन देना है, तो ये बना 900। कहता है ये जो 900 की कंपनसेशन है ये एग्री किया, यानी रुपीज 15 into 60 into प्राइस डेट द एंटी चार्ज फॉर एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स। ये जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स की प्राइस है उसके अंदर हम चार्ज कर लें। कंसिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट द प्राइस ऑफ द एडिशनल 30 प्रोडक्ट इज रुपीज 1500, ठीक है, और रुपीज 50 पर यूनिट, और रुपीज और रुपीज 50 पर प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट या पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसने ये क्या कहा, उसने कहा जी उसकी प्राइस जो है वो 50 रुपए होगी पर प्रोडक्ट। That price comprises the agreed upon price for the additional 30 products of rupees 2400। ये 2400 कैसे बना? ये देखें, 30 यूनिट हैं और हर यूनिट को उसने खरीदा है 80 रुपए में। इसकी ऊपर वाले केस में स्टैंड लोन प्राइस उसकी और थी, यहाँ उसने उसकी स्टैंड लोन प्राइस जो है वो कितनी बता दी? 80 है। ऊपर 95 थी, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, उसे चाहिए था कि इसको 95 रखता तो बच्चे ज्यादा समझते। यहाँ उसने इसकी स्टैंड लोन प्राइस जो है वो 80 बताई हुई है, ठीक है। ऊपर वाले केस में स्टैंड लोन प्राइस 95 थी, ठीक है, 80। तो ये कितना बना? 2400। 2400 में वो कहता है जी जो पिछली गलत मतलब चीजें भेजी हुई हैं उसका आपको 900 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। ये 900 में इसमें से माइनस कर दूंगा, बाकी कितना बचा जी? 1500। इसका मतलब ये हुआ इन 30 प्रोडक्ट की कीमत कितनी बन गई है? 1500। तो कितने, एक यूनिट कितने का बना? 50 रुपए का बना, ठीक है। तो इस तरह उसने ये कैलकुलेशन की हुई है। That price comprises the agreed upon price for the additional 30 products of rupees 2400 और रुपीज 80 पर प्रोडक्ट लेस द क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना की पूछ सकता है कि जी जो एडिशनल प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट तो वो सेपरेट ही है लेकिन उसकी प्राइस कितनी होगी है? वो 50 रुपए हो जाएगी पर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने उनकी ओरिजिनल प्राइस ये 80 के हिसाब से था, 95 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, 95 पहले केस में था। इसकी स्टैंड लोन प्राइस यहाँ 80 है, 30 की 24 हुई, और वो जो टोटल क्रेडिट था इन तब सब यूनिट के ऊपर स्प्लिट हो गया, यानी वो जो टोटल क्रेडिट हमें मिलना था 900 का वो इन सब यूनिट के ऊपर क्या हुआ है? वो स्प्लिट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये वो क्वेश्चन पूछ सकता है। At the time of modification, the entity recognizes the 900 as reduction of the transaction price and therefore as reduction of revenue from the initial 60 product transferred in accounting for the sale of additional 30 product. The entity determines that the negotiated price of rupees 80 per product does not reflect the standalone selling price of the additional product। उसकी standalone selling price है वो 80 नहीं रही, वो कितनी हो जाएगी? वो 50 हो जाएगी, ठीक है, ओके। The entity determined that the negotiated price of 80 per product does not reflect the standalone selling price of the additional product. Consequently, the contract modification does not meet the condition in paragraph 20 of 15 to be accounted for as separate contract, क्योंकि ये पिछले के साथ लिंक हो गया है, इसको सेपरेट नेगोशिएट नहीं किया गया, इसकी नेगोशिएशन के अंदर एक पिछले कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट है, लिहाजा वो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं पैरा 20 के मुताबिक ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इसकी स्टैंड लोन प्राइस डिपेंडेंट है आपके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। बिकॉज द रिमेनिंग प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑलरेडी ट्रांसफर, the entity applies the requirement in paragraph 21A of 15 and account for modification as termination of the original contract and creation of the new contract। कि वो जो पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म समझा जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर ये होगा कि जी आपने पहली 60 प्रोडक्ट जो हैं वो इतने की देनी, वो 900 उसमें से माइनस करके अगली जो है वो 60 जो है वो उनकी ओरिजिनल प्राइस पे देनी है, और अगली 30 जो है वो आपने 50 के ऊपर जो है वो देनी है। Consequently, the amount recognized as revenue for each of the remaining product is blended price of 93.33। ये क्या है जी? 100 into 60 प्रोडक्ट। ये मैंने बताया ना कि जो भी डिलीवर करनी है, अब 3 तरह की प्रोडक्ट होगी। 60 वो हो गई जिनके अंदर फॉल्ट है, डिफॉल्ट है जिनके अंदर, ठीक है, और 60 वो हो गई जो कि गुड प्रोडक्ट है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 120 का, और 30 वो हो गई
जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब हर एक की प्राइस डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। वो ये यहाँ लिख रहा है, कहता है जी ब्लेंडेड प्राइस ऑफ 93.33, ये देखें ये कैसे बनी है, 100 into 60, 100 वो है नॉट येट ट्रांसफर अंडर द ओरिजिनल, प्लस 80 into 30 ये वो हैं जो कि अल्टीमेटली हमने अभी डिलीवर करने हैं टू बी ट्रांसफर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, डिवाइडेड बाय 90 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, जो 90 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है उसके अंदर में से मतलब टोटल अब प्रोडक्ट कितनी हो गई, मतलब मैंने ये मेरी ओरिजिनल प्राइस थी उनकी 60 की जो रहते हैं ये वाले 60, ठीक है। ये 30 ये मेरी इनकी ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है। अब मेरे टोटल 90 यूनिट हैं तो ये प्राइस मेरी कितनी बन जाएगी, 93.33 बन जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं रेवेन्यू कितने के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, 93.33 के ऊपर। वो जो ऊपर वाला 900 है वो क्या है, वो मेरा रिसीवेबल है, वो मैं रेवेन्यू मैंने इसका इतने से ही रिकॉर्ड करना है हर प्रोडक्ट का। वो 900 को मैंने क्या करना है, वो उसकी स्टैंड लोन प्राइस बन गई थी यानी 50 बन गई थी, लेकिन मैंने रेवेन्यू उस पर नहीं रिकॉर्ड करना, मैंने रेवेन्यू 93.33 पे रिकॉर्ड करना है। वो जो 900 है वो रिसीवेबल है, वो मैं जब इनका रिसीवेबल बुक करूंगा तो वो वाले जो पैसे हैं वो मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब वो रिसीवेबल कह रहा हूँ, वो मेरा पेएबल है, वो लायबिलिटी बन गई क्योंकि वो 900 मैंने वापस करना है उनको, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो 93.33 है ये अगले 90 यूनिट का रेवेन्यू रिकग्निशन इस पे होगी। आगे चलो जी, बस जी यहाँ रहेंगे तो नहीं, ये एग्जांपल कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने यहाँ तक इसको अटेम्प्ट करके आना है। जो कुछ मैंने आज पढ़ाया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, खासकर ये वाली चीज कि ये जो अगले 90 यूनिट का रेवेन्यू है वो क्या है, वो 93.33 है। वो कैसे बना है कि जो 60 यूनिट बाकी बच गए हैं वो 100 रुपए के हिसाब से हमने देने हैं, वो कितने के बने, 600 के, 600 के नहीं, 6000 के, 6000 के, ठीक है। और जो 30 यूनिट मैंने और बेचे हैं वो 80 के हिसाब से बेचे हैं, वो कितने के बने, 2400 के हिसाब से। ये इनकी टोटल प्राइस होगी 8400। ये कितने यूनिट की प्राइस है, ये 90 यूनिट की प्राइस है। इसको 90 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 90, तो ये 93.33 निकल आएगी। वो जो 900 है वो क्या है, वो एडजस्टमेंट होगी, यानी जो पैसे पीछे ज्यादा चले गए हुए हैं वो पैसे जो हैं, अगर मैं स्टैंड अलोन प्राइस बनाऊंगा तो वो बनेगी 50, लेकिन ये चूंकि एक सेपरेट, अब जरा बात जो समझने वाली है ना वो तवज्जो से समझिएगा, अगर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं नए यूनिट्स को 50 को स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करता। अब हमने कहा कि चूंकि ये जो नए यूनिट हैं इन ये डिपेंड कर रहे हैं मेरे पिछले यूनिट का, फॉल्टी यूनिट की जो एडजस्टमेंट है वो इसमें होनी है, लिहाजा ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नई प्राइस जो है 93.33 बनेगी। ये इस बात का प्रूफ है कि ना पहले वाले 100 के रहे ना बाद वाले 80 के रहे, वो प्राइस कितनी बन गई 93.33, ठीक है। और जो 900 रुपया मुझे पहले आ चुका है वो मैं जो भी इसमें मेरी टोटल कंसिडरेशन बनती है 8400, तो 8400 में से मैं 8400 नहीं लूंगा, वो जो 9400 जो है जिसको कि मैंने पहले ज्यादा ले चुका था फॉल्टी गुड्स होने की वजह से, वो 900 अब मैं 84 में से माइनस कर दूंगा और कस्टमर मुझे बाकी पैसे देगा। यानी पैसे उसने मुझे कितने देने हैं, 8400 माइनस 900, हाँ 7500, लेकिन मेरा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना है, रेवेन्यू मेरा 8400 रिकॉर्ड होना है। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो अगले यूनिट है उनकी प्राइस डिपेंड कर रही है पिछले कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट्स के ऊपर। ले जी यहाँ तक हम रहेंगे, इसको साथ साथ एग्जाम्पल्स को करते जाएंगे तो बातें समझ आएंगी, अगर साथ साथ नहीं किया तो ये बड़ा मैस हो जाएगा और फिर मुझे ना कहिएगा कि सर पता ही नहीं चला आखिर में क्या हो गया, ये अब खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो हर रोज का रोज पढ़ेंगे, हर रोज का कॉन्सेप्ट नोट करेंगे तो फिर चीजें चलनी है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर मॉडिफिकेशन पिछले कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ कोई ताल्लुक ना हो तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसे नए कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करना है। अगर मॉडिफिकेशन का पिछले कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक बन जाए, जैसे यहाँ बन गया फॉल्ट होने की वजह से, तो फिर वो फॉल्ट की वजह से जो पैसे मेरे एडजस्ट होने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के अब आप ये समझ लें कि ये जो
90 यूनिट का एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जिसकी टोटल कंसिडरेशन 8400 और पर यूनिट 93.33 है। और अल्टीमेटली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगले कॉन्ट्रैक्ट की चीजें जुड़ी हुई हैं कि वो एडजस्टेबल है 900, लेकिन रिसीव मुझे पैसे कितने होने हैं? 7500। गॉड ब्लेस यू जी। किसी किस्म का कोई इशू होगा कल इसको डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे।